नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं और हर उस टॉपिक को हम चुन करके लाते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उसी कड़ी में आज हमने जो नया टॉपिक आपसे चर्चा करने के लिए चुना है उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये भारत के बहुत बड़े राष्ट्रवादी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत ही प्रमुख नेता थे दोस्तों, ठीक है ना। तो इनके बारे में बहुत बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम हर उस पन्ने को पलटने का प्रयास करेंगे जो इनके जीवन से और राष्ट्रीय आंदोलन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और जहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसे जो है बिना स्किप किए हुए पूरे सेशन को बड़े ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 23 जुलाई 1856 ईस्वी को जो है तिलक जी का जन्म हुआ था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह चितपावन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चितपावन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, ठीक है ना। ये सर्वप्रमुख उन्नायक थे, राष्ट्रवादी चेतना के विकास के ये सबसे बड़े प्रतिनिधियों में से एक थे, ठीक है दोस्तों। और महात्मा गांधी से पहले आम जन में जिस प्रकार महात्मा गांधी के प्रादुर्भाव होने के बाद, आविर्भाव राष्ट्रीय आंदोलन में होने के बाद महात्मा गांधी की लोकप्रियता देश भर में फैल गई थी, उतने ही लोकप्रिय महात्मा गांधी से पहले बाल गंगाधर तिलक भी हुआ करते थे दोस्तों। और इनकी लोकप्रियता के कारण ही जो है इन्हें लोकमान्य के संबोधन से भी संबोधित किया जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है दोस्तों। तिलक जी की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी तो बम्बई विश्वविद्यालय से जो है बम्बई यूनिवर्सिटी के अंदर दक्कन कॉलेज पूना में था, वहाँ पे इनकी पढ़ाई हुई थी। बम्बई यूनिवर्सिटी से संबद्ध दक्कन कॉलेज, ये दक्कन कॉलेज कहाँ पे था? पूना में, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने स्नातक की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी, ठीक है। लेकिन स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद भी जब इनकी शिक्षा दीक्षा हो गई पूरी तो फिर भी इन्होंने किसी नौकरी चाकरी के चक्कर में जाना उचित नहीं समझा। इनको लगा कि अभी देश को हमारी ज़रूरत है, तो इसलिए अपना सर्वस्व योगदान इन्होंने देश हित में जो है देने की ठानी थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इन्होंने अपना सर्वस्व दिया था दोस्तों। जो तिलक जी थे इनका मानना था कि राष्ट्रीय चेतना के विकास में, राष्ट्र के अंदर नवजागरण के विकास में जो है शिक्षा से बड़ा कोई सशक्त माध्यम और सशक्त माध्यम हो ही नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है ना। और इसीलिए इन्होंने शिक्षा के विकास के लिए भारत के अंदर किस प्रकार शिक्षा का विकास हो इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए थे, ठीक है। पूना में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पूना में 1880 ईस्वी में दोस्तों, 1880 ईस्वी में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी तिलक जी ने, ठीक है ना। इन्होंने इसके स्थापना में सक्रिय योगदान दिया था। इसके साथ ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 में, यह भी पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1884 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यह भी कहीं ना कहीं इनसे संबद्ध था। उसके बाद फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, ठीक है। तो इनके जुड़ाव से सबसे पहले तो न्यू इंग्लिश स्कूल पूना में स्थापित हुआ 1880 में, ठीक है। फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का आधार बना यही न्यू पूना का जो न्यू इंग्लिश स्कूल था। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1884 ईस्वी में। और फिर फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। क्यों? इनके विकास में तिलक जी ने अपना योगदान क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि इनको लगता था कि शिक्षा से बड़ा कोई सशक्त माध्यम राष्ट्रीय नवजागरण, राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए दूसरा नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए इन्होंने शिक्षा के विकास में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब बात करते हैं इनके द्वारा प्रकाशित पत्रों की, ठीक है।
केसरी नामक पत्र जो पत्रिका जो है इन्होंने प्रकाशित किया था कब? 1881 ईस्वी में। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, कुछ स्रोतों में जो है केसरी के प्रकाशन की तिथि 1889 भी बताई जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अधिकांश चांस यही है कि आपसे 1881 का ही ऑप्शन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। यह केसरी जो था यह मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, ठीक है। किस भाषा में? मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला जो है यह अत्यंत आक्रामक और लोकप्रिय पत्र हुआ करता था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि तिलक जी जो थे ये थोड़े आक्रामक स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक है ना। राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ाने में इनका भारत के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। तो केसरी का जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ कब? 1881। कुछ स्रोतों में 1889 भी बताया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसकी जो भाषा थी वो मराठी थी, ठीक है। मराठी भाषा में प्रकाशित यह आक्रामक पत्र था, ठीक है, जिसे तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पत्र था, पत्रिका थी, वो क्या थी? मराठा। इसको 1889 ईस्वी में शुरू किया गया था और यह जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। और यह जो था इसका जो विचार जो इसमें प्रकाशित होते थे वो राजनीतिक विश्लेषण पर आधारित होता था, इसे ध्यान रखेंगे। इस मराठा पत्रिका जो 1889 ईस्वी में 1889 से जिसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, तो इसमें राजनीतिक विश्लेषण पर आधारित खबरें जो है वह छापी जाती थी, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं तिलक जी के कांग्रेस में प्रवेश की। तो सबसे पहले तिलक जी कांग्रेस में 1889 ईस्वी में जो है शामिल हुए थे। 1889 ईस्वी में कांग्रेस का बम्बई में अधिवेशन हुआ था। इसी की अध्यक्षता जो है किसने की थी? विलियम बेडनवर्न ने। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पूछा जा सकता है क्योंकि यह अंग्रेज था और इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन की। तो 1889 कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के समय जो है पहली बार कांग्रेस से इनका जुड़ाव शुरू हुआ, पहली बार तिलक जी इसमें शामिल हुए थे इस अधिवेशन में, ठीक है। उसके बाद तिलक जी ने जो है राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक सुधारों के ऊपर रखा, ठीक है। इनका यह मानना था कि अगर राजनीतिक रूप से आदमी स्वतंत्र है, राजनीतिक स्वतंत्रता अगर एक नागरिक के पास में है, तो वो सामाजिक सुधारों से पहले राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के जो है प्रबल समर्थक थे, ठीक है। और क्या होता था कि इस समय तक एक सामाजिक सम्मेलन होता था, सोशल कॉन्फ्रेंस। तो इसका सम्मेलन जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही जो है आयोजित किया जाता रहा था। तो इस वार्षिक आयोजन को इसी मान्यता के साथ कि राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रमुखता से पहले डील किया जाना चाहिए, उसके बाद हम सामाजिक सुधारों की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब स्वशासन स्थापित हो जाएगा तो फिर हम जितनी भी देश के अंदर कुरीतियां हैं, समाज के अंदर कुरीतियां हैं, धीरे धीरे उनको भी एक एक करके जो है उनसे भी जो है लड़ेंगे और उनको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इन्हीं का विचार था कि जो सामाजिक सम्मेलन था सोशल कॉन्फ्रेंस के रूप में, तो इस सोशल कॉन्फ्रेंस को का जो सम्मेलन हमेशा कांग्रेस के साथ ही वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता था। तो तिलक जी के ही प्रयासों से इस सोशल कॉन्फ्रेंस के इस सामाजिक सम्मेलन को जो है कांग्रेस के सम्मेलन से पृथक कर दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस का जो पूरा फोकस हो वो राजनीतिक सुधारों पर केंद्रित हो। अभी कांग्रेस को सामाजिक सुधारों की बात नहीं करनी चाहिए दोस्तों। यह हम बात कब का कर रहे हैं? यह बात हम कर रहे हैं 1895 ईस्वी का। ये इस समय की विचारधारा थी। 1895 ईस्वी में इस तरह की विचारधारा देश के अंदर थी और तिलक जी इस तरीके से सोचते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता पहले जरूरी है, इसलिए सोशल कॉन्फ्रेंस रूपी जो सामाजिक सम्मेलन था इसको कांग्रेस के सम्मेलन से पृथक कीजिए और कांग्रेस के जो अधिवेशन है उस अधिवेशन का पूरा फोकस जो है वह राजनीतिक सुधारों पे केंद्रित होना चाहिए। किस पे केंद्रित होना चाहिए? राजनीतिक सुधारों पे केंद्रित होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तिलक जी जो थे ये कांग्रेस की नीति, जैसा कि हम एक विस्तार से इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के जो धड़े थे, नरम दल थे और गरम दल थे, तो इन दोनों दलों के लोगों दोनों जो समूह था तो इनके सोचने का तरीका जो था वो अलग था, ठीक है ना। जो नरम दल वाले लोग थे वो याचिका में विश्वास करते थे, वो प्रार्थना में विश्वास करते थे,
कि ब्रिटिश प्रशासन के पास वो याचिका देंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो संतुष्ट होकर के कुछ न कुछ सुधार की तरफ आगे बढ़ेंगे, भारतीयों को कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन तिलक जी जो थे वो इस याचिका और प्रार्थना के रूप में जो भीख मांगने की नीति थी, इससे संतुष्ट नहीं थे, इससे वो बहुत ही असंतुष्ट थे। ठीक है, तो अब ये क्या कर सकते थे? जनता का जुड़ाव इनके साथ हो, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हो, तो इसके लिए इन्होंने सांस्कृतिक प्रतीकों का सहारा लिया। ठीक है, जिस क्षेत्र में ये रहते थे, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र में सांस्कृतिक प्रतीकों का इन्होंने सहारा लिया जनता के साथ जुड़ाव के लिए, जनता का राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी बढ़ाने के लिए, जनता का कांग्रेस के साथ भागीदारी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसी क्रम में इन्होंने गणपति उत्सव प्रारंभ किया था। ठीक है, गणपति उत्सव प्रारंभ किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। कब? 1893 ईस्वी में। तो सबसे पहले 1893 ईस्वी में पुणे में जो है इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, लेकिन निरंतर रूप से, लगातार रूप से आपको कई स्रोतों में 1894 ईस्वी की तिथि भी मिल सकती है, जब से नियमित रूप से गणपति उत्सव मनाया जाने लगा। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है 1893 और 94 में। 1893 ईस्वी में पुणे से पहली बार शुरू हुआ था और निरंतरता जो आई उसमें वो 1894 ईस्वी से लगातार जो है यह मनाया जाने लगा। इस उत्सव के दौरान चूंकि मेला लगता था, उत्सव है मान लो, तो पर्व त्योहार की तरह इसे मनाया जाता था, तो क्या होता था, लोग जुड़ते थे। आज भी जब हमारे आपके समाज में किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन होता है, तो समाज के हर वर्ग के लोग जो हैं, हर पंथ के लोग उसके साथ जुड़ते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के आयोजनों में शामिल होते हैं। तो क्या होता है कि एक ऐसा अवसर का निर्माण होता है कि बड़ी मात्रा में लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब एक साथ बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप एक साथ अपने संवाद के माध्यम से सबको संबोधित कर सकते हैं, अपने विचारों से सबको अवगत करा सकते हैं। तो इसी मंच के रूप में जो है तिलक जी ने इस गणपति उत्सव का जो है वह उपयोग किया था दोस्तों। इससे जो है देश के युवाओं के भीतर जो है राष्ट्रवादी चेतना के संचार का जो है प्रयास किया गया था। विभिन्न प्रकार के देशभक्ति के गीतों को गा करके, विभिन्न प्रकार के भाषणों के माध्यम से लोगों का जुड़ाव राष्ट्रीय आंदोलन से बढ़ता चला गया था दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रवादी चेतना का विकास होता चला गया था। एक और उत्सव जो सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया था तिलक जी के द्वारा, वो कौन सा था? शिवाजी उत्सव। तो शिवाजी उत्सव को मनाना कब प्रारंभ किया गया था? 1895 ईस्वी में। से ध्यान रखेंगे, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा मनाना प्रारंभ किया गया था शिवाजी उत्सव। कब से? 1895 ईस्वी में। से ध्यान रखेंगे। और इसका भी वही उद्देश्य था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जो है अनुकरणीय प्रेरणा को ग्रहण किया जाए और इससे जो है युवा वर्ग प्रेरित हो और राष्ट्रवादी विचारों को जो है वो प्रमुखता मिले दोस्तों। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक प्रतीकों का इन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसी दौरान 1896-97 ईस्वी में जो है तिलक जी ने एक करबंदी आंदोलन भी चलाया था महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि बड़ा लगातार जो है भीषण अकाल आ रहे थे। अब अकाल आ रहा है, फिर भी अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जो कर फिक्स किया गया था वो कर लगातार वो वसूल ही रहे थे। अब लोगों के पास जब अकाल हो गया, जब उपज ही नहीं हुई, तो वो कर कहाँ से देंगे? तो लोगों का जनसमूह जो है वो तिलक जी के साथ जुड़ा और तिलक जी के नेतृत्व में एक करबंदी आंदोलन जो है 1896-97 ईस्वी में इस महाराष्ट्र क्षेत्र में चलाया गया था। और तिलक जी ने आह्वान किया था कि यदि फसल चौपट हो गई है तो ब्रिटिश सरकार को मालगुजारी नहीं दो। ठीक है ना, यह स्टेटमेंट किसका है? तिलक जी का है कि अगर फसल जो है नहीं हो रही है तो मालगुजारी देने की जो है वो जरूरत ब्रिटिश सरकार को नहीं है। तो इस करबंदी आंदोलन का नेतृत्व श्रीमान बाल गंगाधर तिलक ने इस समय किया था दोस्तों। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे ही जाते रहे हैं, वो क्या है कि इनको बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में जो है मांडली जेल भेज दिया गया था। ठीक है, इनके ऊपर 2 बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था दोस्तों। जो प्रथम राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था वो कब? वो 27 जुलाई 1897 ईस्वी को। इस समय क्या हुआ था कि पूना में जब प्लेग बीमारी फैल गई थी,
तो वहाँ के अव्यवस्था और ब्रिटिश प्रशासन की शिथिलता की वजह से जो उस क्षेत्र में चापेकर बंधु थे, चापेकर बंधुओं ने एक ब्रिटिश अधिकारी रैंड की हत्या कर दी थी। ठीक है, एक प्लेग कमिश्नर था अधिकारी रैंड, इसकी हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दी थी। ठीक है, तो जब इनकी हत्या, ब्रिटिश अधिकारी रैंड की हत्या हो गई, तो इनके ऊपर जो है, तिलक जी के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि तुम अपने पत्र पत्रिका के माध्यम से जो है घृणा फैलाने का काम कर रहे हो। तो इसी आरोप में 27 जुलाई 1897 ईस्वी को तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तिलक जी ने क्षमा मांगने से मना कर दिया कि भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमने क्या गलती की है कि हमको तुम गिरफ्तार कर रहे हो। इन्होंने क्षमा मांगने से मना कर दिया। फिर तिलक जी को 18 महीने तक सश्रम कारावास काटनी पड़ी थी, 18 महीने तक जो है जेल में रहनी पड़ी थी दोस्तों। ठीक है, बस अभी जेल में बंद हुए और रातों रात फेमस हो गए। ठीक है, रातों रात पूरे देश भर में लोकमान्य के नाम से जो है इनकी प्रसिद्धि फैल गई चारों तरफ। ठीक है, उस समय में, तत्कालीन समय में आत्म बलिदान के प्रतीक के रूप में जो है ये स्थापित हो गए बाल गंगाधर तिलक जी दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एक बार इनके द्वारा दिए गए स्वराज के नारे के संबंध में। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में आयोजित हुआ था। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कलकत्ता में आयोजित हुआ था। तो इस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में आयोजित हुआ था, इन्होंने, तिलक जी ने यहीं पे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया था। कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, और दूसरा नारा जो तिलक जी का प्रसिद्ध है वो कौन सा है? स्वराज के बिना हमारा जीवन और धर्म व्यर्थ है। स्वराज के बिना हमारा जीवन और धर्म जो है वह व्यर्थ है। तो यह दोनों नारा जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो दूसरी बार तिलक जी को जेल भेजा गया था वो कब? 1908 ईस्वी में। ठीक है, मैंने कहा ना कि 2 बार इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो जो दूसरी बार राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया वह 1908 ईस्वी में चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, केसरी नामक जो पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो उसमें जो क्रांतिकारी लेख लिखे जाते थे तो सरकार की कटु आलोचना करते थे अपने लेखों के माध्यम से। तो इसीलिए इनके ऊपर जो है, इसी पत्रकारिता के कारण जो है इनको 1908 ईस्वी में इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और इनको 6 वर्ष की कठोर कारावास के लिए जो है मांडले जेल भेज दिया गया। ये मांडले जेल कहाँ पे है दोस्तों? ये मांडले जेल बर्मा में है। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। और जो तिलक जी थे, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पत्रकारिता के वजह से जेल की सजा काटने वाले, जेल की सजा, राजद्रोह के मुकदमे का सामना करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसे भी ध्यान रखेंगे। अपनी पत्रकारिता के कारण राजद्रोह के मुकदमे का सामना करना और मांडले जेल जो इनको जाना पड़ा था, मांडले जेल में बर्मा में इनको रखा गया था। 6 वर्ष की कठोर कारावास की इनको सजा दी गई थी। अपने पत्रकारिता के कारण इनको यह सजा दी गई थी। तो और पत्रकारिता के कारण राजद्रोह का मुकदमा और मांडले जेल जाने वाले यह प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रवादी नेता थे भारत के अंदर। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना होती है दोस्तों। ठीक है, बहुत बार यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। जब अंग्रेज अधिकारियों को, भारत के नेताओं को, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रवादी नेता थे, अगर उनको कठोर सजा देनी होती थी तो वो क्या करता था? 2 जेल भेजा जाता था। एक सेलुलर जेल भेज दिया जाता था काला पानी का सजा देकर के अंडमान निकोबार, और एक मांडले जेल भेज दिया जाता था बर्मा में। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। मांडले जेल भेजा गया, 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई। कब? 1908 ईस्वी में। और किस पत्र के लेख के कारण? तो केसरी नामक पत्र में प्रकाशित उनके क्रांतिकारी लेखों के कारण जो है उन्हें यह सजा दी गई थी, उन्हें मांडले जेल भेजा गया था।
जब इनको जेल की सजा हुई, मंडले जेल इनको भेजा जाना था, तो इसके विरोध में बम्बई के अंदर जो है, नागपुर के अंदर कपड़ा मिल मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। यह भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आपसे यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। यह भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। तो क्या पूछा जा सकता है आपसे कि भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल जो है वह किस भारतीय नेता के, राष्ट्रवादी नेता के समर्थन में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के समर्थन में नागपुर और बम्बई के कपड़ा मिल के जो मजदूर थे, उन्होंने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और 1915 ईस्वी में वो जेल से छूट करके आते हैं, और इसी दौरान जो है मंडली जेल में ही जो है तिलक जी ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, गीता रहस्य के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। कब की थी? अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। और इसका जो प्रमुख केंद्र था तिलक जी के द्वारा चलाए जा रहे होम रूल आंदोलन का, वह पुणे में था दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूना 1916 ईस्वी, अप्रैल 1916 ईस्वी में पूना में जो है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होना था, तो उसमें जो कांग्रेस के अंदर गरम दल और नरम दल, दो धड़ जो विभाजित हो गए थे 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन के दौरान, 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था? कांग्रेस के अंदर जो है विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल के बीच में। तो इनका पुनर्मिलन, ये जो विभाजन हुआ था, तो इनका पुनर्मिलन जो है 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, लखनऊ सम्मेलन में। तो उसमें जो है इन्होंने प्रमुख भूमिका बाल गंगाधर तिलक ने निभाई थी। और इसके साथ ही इसी अधिवेशन में, इसी समय जो है 1916 में लखनऊ में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी जो है समझौता हुआ था दोस्तों। इन समझौतों को कराने में बाल गंगाधर तिलक जी की जो है प्रमुख भूमिका रही थी। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कब हुई? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई दोस्तों, ठीक है। यही वो दिन था जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया था असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन के शुरू किए जाने की तिथि 1 अगस्त 1920 निर्धारित की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, और इसी दिन जो है तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस तिथि को असहयोग घोषणा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। असहयोग घोषणा दिवस के रूप में भी 1 अगस्त 1920 को जाना जाता है, क्योंकि इसी तिथि को महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर में व्यापक रूप से असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना था, और इसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है। एक ब्रिटिश अधिकारी थे वेलेंटाइन सिरोल, एक ब्रिटिश अधिकारी थे वेलेंटाइन सिरोल। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। भारतीय असंतोष का जनक बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है, विभिन्न प्रकार के कमीशंस का यह जो है लोकप्रिय प्रश्न है। इसे ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करना है। किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था दोस्तों, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक कहा था। और लॉर्ड कर्जन, ये लॉर्ड कर्जन कौन थे? जिनके समय में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के समय ही 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। इस लॉर्ड कर्जन ने भी तिलक जी को सबसे बड़ा राजद्रोही की संज्ञा दी थी, ठीक है। सबसे बड़ा राजद्रोही की संज्ञा दी थी। तो इन दोनों नामों को ध्यान रखेंगे और इस दोनों उपाधि को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने बाल गंगाधर तिलक को सबसे बड़ा राजद्रोही कहा था। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अब हम कुछ पुस्तकों की बात कर लेते हैं जिनकी रचना तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था, और यहाँ से परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इन पुस्तकों का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ उसको जान लेते हैं, और इन पुस्तकों के अंदर क्या बात कही गई थी उसको भी जान लेते हैं, ठीक है।
बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दोस्तों आर्कटिक होम ऑफ द बेदाज की रचना की गई थी। कब की गई थी, इसका प्रकाशन कब हुआ, 1903 ईस्वी में हुआ। आर्कटिक होम ऑफ बेदाज के प्रकाशन की भाषा क्या थी, यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और इसमें जो है इन्होंने आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र बताया था, ठीक है। आर्यों का मूल स्थान जो है वो आर्कटिक क्षेत्र को बताया था। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। आर्कटिक होम द बेदाज की रचना किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने की। इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ, 1903 ईस्वी में शुरू हुआ। इसकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। और इसमें जो संदर्भ था वो क्या था कि आर्यों का मूल स्थान जो है वह आर्कटिक क्षेत्र में, इसे ध्यान रखेंगे। फिर गीता रहस्य की रचना मांडले जेल के अंदर जब थे राजद्रोह मुकदमे में तब किया। कब इसका प्रकाशन हुआ, 1915 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गीता रहस्य की रचना पहली बार तो किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने की। उसके बाद स्थान के बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इसकी रचना किए थे तिलक जी, तो मांडले जेल जो बर्मा में स्थित है वहीं पे गीता रहस्य की इन्होंने रचना की थी। कब, 1915 ईस्वी में। और इसकी भाषा क्या थी, मराठी भाषा में गीता रहस्य प्रकाशित की गई थी। और इस गीता रहस्य नामक ग्रंथ में जो है इन्होंने कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की हुई थी दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्वराज नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की। कब, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में ही जो है वह होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया गया था अप्रैल 1916 में। तो इसी समय जो है स्वराज नामक पुस्तक का इन्होंने रचना किया था 1916 ईस्वी में, ठीक है। और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और होम रूल आंदोलन के दौरान स्वशासन से संबंधित जो है विचार इसमें दिए गए थे स्वराज में। अब बात करते हैं केसरी की। तो इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1881 में। कुछ स्रोतों में इसे 1889 भी बताया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अधिकांश स्रोतों में 1881 ही बताया जाता है। और यह केसरी जो है यह किस भाषा में प्रकाशित होती थी, मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। किस भाषा में, मराठी भाषा में। और यह जो है एक आक्रामक पत्र था, आक्रामक और लोकप्रिय पत्र था, ठीक है ना। इसमें बहुत ही आक्रामकता के साथ विचार तिलक जी ने जो है वो प्रकाशित किए थे दोस्तों। उसके बाद मराठा, मराठा कब शुरू हुआ यह पत्रिका, 1889 ईस्वी में। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। और यह जो मराठा नामक पुस्तिका थी तो इसमें राजनीतिक विश्लेषण पे आधारित आर्टिकल आदि जो थे वह छपते थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आज के इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी, हर एक बातों पे हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। बाल गंगाधर तिलक के जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक के बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, राष्ट्रवादी विचारों के विकास के लिए, कांग्रेस के अंदर सुधार के लिए, जैसा कि हमने सोशल कॉन्फ्रेंस वाली बात की थी, तो उन सब पे इन्होंने अपने विचार दिए थे। इनके योगदान महत्वपूर्ण रहे हैं। इनको मांडले जेल में जाकर के जो है कठोर कारावास की सजा झेलनी पड़ी थी दोस्तों। इनके द्वारा जो साहित्य प्रकाशित किए जाते थे उसके अंदर जो विचार थे यह भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए देखिए। निश्चित रूप से बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हर छोटी बड़ी बातों पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया है। उनके जीवन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके एक एक पन्ने को पलटने का हमने आज के सेशन में प्रयास किया है। अगर परीक्षा में बाल गंगाधर तिलक जी के संदर्भ में सवाल पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से आज के इस सेशन से बाहर नहीं होंगे दोस्तों। तो आप पूरे सेशन को जो है बड़े ध्यान से बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी, दृढ़ता मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। हम जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट के द्वारा अपने सलाह और सुझाव भी हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप हमसे और क्या अपेक्षा करते हैं इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी और हम और बेहतर करने का आपके लिए प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ जल्दी एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।